हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, अभी सिर्फ हमारा बाकी है इवेपोरेशन और उसके फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है और हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, मीन्स इवेपोरेशन ही बस एक लास्ट टॉपिक बाकी है हमारा, उसके सब पार्ट्स थोड़ा सा और एक समरी बाकी है। समरी भी मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर पहले मैं अभी समरी ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो उसके बाद मैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी इवेपोरेशन पूरा। ठीक है, ताकि हमारा एक बार रिकैप हो जाए पूरे चैप्टर का। तो अभी समरी के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, मीन्स मैटर है जो हमारा वो किससे बना होता है, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट होती हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, ये जो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है वो है लाइक एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स और ये फर्दर आगे इसके अंदर कंटेन होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स। ये सारा कुछ नेक्स्ट 3rd चैप्टर में आई थिंक उसमें पढ़ोगे ये सारा। ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखो कि ये स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जो कि हम 3rd चैप्टर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between particles are maximum in solid and then intermediate in liquids and minimum in gases। ठीक है, मीन्स जो हमारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड्स में, उससे कम लिक्विड्स में और सबसे कम गैसेस में होगा। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये याद रखना। मैं अभी एक बार पूरा रिवाइज करवा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर मिनिमम इन केस ऑफ। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किस में होगी? जो स्लो मूव करता है। स्लो क्या मूव करता है? सॉलिड्स। ठीक है, उससे थोड़ा सा इंटरमीडिएट लिक्विड मूव करता है। और सबसे ज़्यादा मूवमेंट मीन्स स्पीड किसकी होती है? हमारी गैसेस की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्पेस है जो हमारा, वो किसके किसके बीच में ज़्यादा होगा? जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब स्पीड या मूवमेंट ज़्यादा होती है। और स्पीड मूवमेंट ज़्यादा किस में होगी? गैसेस में। इसलिए गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है ज़्यादा? स्पेस। ठीक है, ये जो मैंने ये बना के बताया है, इसी से ये समझना है ये वाला पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा The arrangement of particles is most ordered in the case of solids। ठीक है, सबसे ज़्यादा अरेंज किस में रहेंगे पार्टिकल्स? मोस्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में। इन केस ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, उससे कम। फिर गैसेस में स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, देयर इज़ नो ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, दे जस्ट मूव रैंडमली। ठीक है, मीन्स हमारा कह सकते हैं, जैसे मान लो ये सॉलिड कोई बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, ये वुड में पार्टिकल्स एकदम ऐसे अरेंज होंगे। ठीक है, और लिक्विड में भी थोड़ा ऐसे होंगे। लेकिन गैसेस जो होती है हमारी, वो रैंडमली, कोई इधर पार्टिकल जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, इधर उधर
मूव कर रहे हैं, उनमें कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। जैसे सॉलिड्स में ये है ना, और पार्टिकल्स लिक्विड में थोड़ा बहुत है, ठीक है, लेकिन गैसेस में रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है, कि हमारा मोस्ट ऑर्डर्ड किस में है, इन केस ऑफ सॉलिड्स, और लेयर किस में होती है, पार्टिकल में ऑफ किसके, लिक्विड, और हमारा जो गैसेस है उसमें क्या है, रैंडम मूवमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट हम एक बार ये डेफिनेशंस पहले कर ली है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी है, स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है। इंटर कन्वर्टेबल मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, या डायरेक्टली सॉलिड टू गैस और गैसेस टू सॉलिड, ठीक है। आपस में एक दूसरे में स्टेट चेंज हो सकती है, और वो कब होगी चेंज, जब चेंज किस में होगा, टेम्परेचर में, प्रेशर में, ठीक है। ये दो चीज़ों में चेंज होगा, तभी हमारी क्या होगी स्टेट, इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट है हमारी सब्लिमेशन की, फिर है डेपोजिशन की, फिर बॉइलिंग, फिर इवेपोरेशन, और फिर उसके बाद इसके जितने भी फैक्टर्स हैं ये किस पे डिपेंड करता है, ये पार्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इवेपोरेशन से क्या होता है हमारा, कूलिंग, ठीक है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये दोनों पॉइंट मैं ऊपर इवेपोरेशन करवाऊंगी नेक्स्ट में, तब अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये डेफिनेशंस फटाफट देख लेते हैं सारी। हमारी है सब्लिमेशन की, इसमें क्या होता है, जब हमारा सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चेंज होती है, ये वाला जो मैंने ऊपर मार्क किया था ना यहाँ पे, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, वो क्या होगा, सब्लिमेशन। एंड विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड, लिक्विड में नहीं जाएगा वो, डायरेक्टली क्या होगा, सॉलिड टू गैस बनेगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल होती है हमारे घर में हम लोग यूज़ करते हैं ना, कैम्फर, जो कि पूजा में काम आता है, मीन्स कपूर जिसको कहते हैं। सब्लिमेशन की एग्जाम्पल क्या हो गई हमारी, कैम्फर, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम ऐसे ही छोड़ दो तो इवेपोरेट हो जाता है पूरा का पूरा। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेपोजिशन। डेपोजिशन है चेंज ऑफ गैशियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट, मीन्स हमारा ये जो गैशियस स्टेट है डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, तो वो हमारा क्या हो गया, डेपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या है हमारा, ये बल्क फिनोमिनन है, ठीक है। द पार्टिकल्स फ्रॉम द bulk means whole of liquid changes into vapor state, means हमारे पास ये कोई बीकर है, उसके अंदर पानी है, उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक उसके ये सारे के सारे पार्टिकल बल्क में, मतलब होल, पूरे के पूरे पार्टिकल बबल बन के या बॉयल उसमें होने लग जाएं, तब हमारा उसका वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स अगर हमने यहाँ पे गैस पे ये पानी रखा है, बर्नर उसको ऑन करके, तो उसमें अगर हमारे कुछ पार्टिकल्स ये स्टार्ट होना शुरू हुए हैं, बॉयल होना, बबल्स बनने जैसे, ये वाला पार्ट नहीं हुआ अभी, तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट वो बॉइलिंग नहीं कहलाएगा। तो उसका जब भी ये सारे के सारे पार्टिकल्स थे जो वो एक साथ सारे ना बॉईल करने लगे, तब तक उसको बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं कह सकते, ठीक है। और ये याद रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन, ये सरफेस के ऊपर होता है फिनोमिना हमारा। और पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने के लिए कहाँ, प्रेजेंट इन लिक्विड दैट चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सरफेस फिनोमिनन है और इसमें पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस, जितने भी हमारे, मान लो ये कोई क्लोथ है, उसको गीला किया है तो उसके ये जो पूरा सरफेस है ये वाला, तो इसमें क्या है कि द पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेट इनफ एनर्जी, इन पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी आ जाती है कि जो कपड़े के साथ इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो छोड़ के ये वेपर बन जाते हैं। ठीक है, मीन्स जो यहाँ पे लिक्विड थे उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, वो इतनी एनर्जी कि वो सरफेस कपड़े का छोड़ के लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाएगा हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, ये याद रखना, एनर्जी वाला पॉइंट भी और ये भी। नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन, हमारा किस पे डिपेंड करेगा, तो ये भी याद रखना है। सबसे पहले है हमारा सरफेस एरिया। मीन्स अगर कोई क्लोथ है, हमने कपड़े वॉश किए हैं तो वो उसको हम ऐसे नहीं डालते हैं सुखाने के लिए, उसको पूरा ओपन करके डालेंगे। सूख तो ऐसे भी जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, उसको पूरा खोल के क्यों डालते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे, और उसके बाद है हमारा ह्यूमिडिटी और है विंड स्पीड। इसमें भी जब हवा तेज़ चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। टेम्परेचर पे भी जिस दिन ज़्यादा धूप होती है उस दिन भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सरफेस एरिया तो बता दिया, अगर खोल के डालेंगे प्रॉपरली तब भी जल्दी सूखेंगे। ह्यूमिडिटी का क्या होता है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, मोर होगी, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन लेस होगी। ठीक है, मीन अगर हमारे, मान लो जिस दिन बरसात का मौसम है या सर्दियों में भी एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है हवा में। ठीक है, तब क्या होगा कि हमारे जो कपड़े हैं वो धीरे धीरे लेट सूखते हैं। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन हमारा कम होगी। ठीक है, मीन्स ये जो विंड स्पीड, टेम्परेचर और सरफेस एरिया है ये ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। लेकिन ह्यूमिडिटी का उल्टा रिलेशनशिप है, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तभी ज़्यादा बढ़ेगी हमारी इवेपोरेशन। ठीक है, मीन्स बरसात के टाइम पे हम लोग को बारिश के मौसम में पसीना जब हमें आ रहा होता है तो वो जल्दी ड्राई नहीं होता, लेकिन क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन हमारी कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल गर्मी है विदाउट ह्यूमिडिटी, मीन्स विदाउट रेन, तब हमारी इवेपोरेशन फास्ट होती है, पसीना जल्दी सूख जाता है। ह्यूमिडिटी कम थी, इवेपोरेशन क्या होगी, फास्ट। ठीक है, तो इसको स्वेट और हम क्लोथ्स का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो इवेपोरेशन है वो क्या, कूलिंग कॉज करता है। मीन्स जैसे हम लोग को पसीना का, जो मैंने बोला था स्वेट का एग्जाम्पल लिया मैंने, खुद हम महसूस करते हैं ना, अगर हमें स्वेट आ रहा होता है उसके बाद एकदम हम फ़ैन के नीचे चले जाएं तो हमें कूलिंग महसूस होती है, ठंडा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी से इवेपोरेशन हो रही होती है। ठीक है, इसीलिए ये कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन
और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ ये वेपोराइजेशन हो गया। फ्यूजन में क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक बार फिर देख लो कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है हमें एक लिक्विड को गैस बनाने के लिए। मीन्स कितने अमाउंट ऑफ यहाँ पे इसको हीट एनर्जी चाहिए ताकि ये लिक्विड से गैस बन सके। कब? जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। बॉइलिंग पॉइंट मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स बॉयल करना शुरू कर दे। और ये सिर्फ 1 kg के लिए कैलकुलेट करते हैं पहले। ठीक है। सिमिलरली कितनी हीट हमें चाहिए इस सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए। ठीक है। इस सॉलिड को गर्म करके पिघला के हमने लिक्विड बना दिया इसके मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये भी कितने के लिए देखी जाती है, 1 kg के लिए। ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कुछ मेजरेबल ये क्वांटिटीज़ है एंड देयर यूनिट्स, और उनकी यूनिट भी बताई गई है। तो हमारा है ये क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल। ठीक है। क्वांटिटी में आएगा टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और हमारा लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। मास की यूनिट किलोग्राम, वेट की न्यूटन, वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर, डेंसिटी की किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और प्रेशर की पास्कल। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केल्विन को कैपिटल के से, मीटर को स्मॉल m, किलोग्राम kg, न्यूटन n, क्यूबिक मीटर, मीटर के ऊपर ये जो 3 लिखा है तो इसको क्यूब कहते हैं। और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर मीन्स किलोग्राम मीटर के साथ क्यूब है लेकिन पर में है, मीन्स kg अपॉन मीटर क्यूब, या फिर kg पर मीटर क्यूब, या फिर kg मीटर ऊपर -3 लिख देते हैं तो उसका मतलब ये ही होता है। ठीक है। ये तीनों चीज़ सेम है। और हमारा लास्ट है प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, उसको लिखते कैसे है, PA। ठीक है। समझ आ गया। ये समरी भी अच्छे से पूरे सारे पॉइंट्स लर्न होने चाहिए और समझने भी है ये सारे। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना है, और इनको रट्टे नहीं मारने, समझना है अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड and keep learning.